हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं बीते कुछ समय में जिनसे हम सवालों को अपनी परीक्षाओं के अंतर्गत देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर कवर करेंगे। हालांकि खबरें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जरूर होंगी, लेकिन वे खबरें स्टैटिक पोर्शन को भी, स्टैटिक मैप को भी कवर जरूर करेंगी कि उससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं वो उस भू क्षेत्र या खास उस क्षेत्र को लेकर के ही बनाए जाएंगे। तो अगर वैसा कोई भी सवाल आपको देखने को मिले तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो पहले सवाल से शुरुआत करें। खबर आई है हाल ही में, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अपने इजरायली समकक्ष से, एक अल जजीरा की पत्रकार थी शिरीन अबू अक्लेह, उनकी मौत की जांच पूरी कराने का एक तरह से आग्रह किया है या उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो सवाल क्या बनता है? सवाल बना इजराइल से। तो इजराइल के बारे में क्या बनाया गया है? इजराइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इजराइल सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा स्टेटमेंट, मृत सागर इसकी पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है जो जॉर्डन नदी से अपना लगभग समस्त जल प्राप्त करता है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सी ऑफ गैलिली, जिसे गलील सागर भी कहते हैं, दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है। हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहले स्टेटमेंट से शुरू करें। कहा गया है इजराइल सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। देखें तो ये नक्शा है जहां पर अगर आप इजराइल को लोकेट करेंगे तो इजराइल, ये वाला पोर्शन है, ये लिखा हुआ है यहाँ इजराइल। तो चूंकि हमें इस लोकेशन को ठीक से समझना है, उसकी बाउंड्री समझनी है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ये इजराइल का मैप है और इजराइल की जो सीमा है वो कहाँ से लगती है, यहाँ से देखें तो ये है इजिप्ट। और इजिप्ट का कौन सा हिस्सा है? ये सिनाई पेनिनसुला। इस बात को याद रखिएगा, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला इजराइल के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ है जॉर्डन, यहाँ है सीरिया और उसके उत्तर में है लेबनान। लेकिन इसमें आपको कहीं पर भी सऊदी अरब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। हालांकि इस मैप में हमको ऐसा लग सकता है कि यहाँ से सऊदी अरब की सीमा इससे टच कर रही होगी, लेकिन नहीं। जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर भी जॉर्डन का ही हिस्सा है, यानी सऊदी अरब की सीमा इसके साथ, इजराइल के साथ नहीं लगती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला, मृत सागर इसकी पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है जो जॉर्डन नदी से अपना समस्त जल प्राप्त करता है। इसको देखें तो मृत सागर या फिर डेड सी, जिसको पृथ्वी पर मौजूद सबसे न्यूनतम या फिर सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, अगर हम इसकी एक लेवल देखें सी लेवल से, तो डेड सी यहाँ पर मौजूद है, ठीक। लेकिन डेड सी इजराइल की पश्चिमी सीमा में ना होकर के पूर्वी सीमा में है। हालांकि ये बात सही है कि जो जॉर्डन नदी से अपना लगभग समस्त जल प्राप्त करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसकी सीमा जो है पश्चिमी सीमा नहीं है, पूर्वी सीमा है, ठीक है। अगला, सी ऑफ गैलिली, जिसे गलील सागर भी कहते हैं, दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है। इसको भी देखें तो सी ऑफ गैलिली कहाँ है? सी ऑफ गैलिली यहाँ पर है। और लेबनान को अगर हम देखें तो लेबनान यहाँ है, उसका दक्षिणी हिस्सा यहाँ से कहीं से जाएगा। तो ये दक्षिणी हिस्से में नहीं है लेबनान के, बल्कि सीरिया के ही उत्तर या उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है सी ऑफ गैलिली। और यहाँ से ही, सी ऑफ गैलिली से ही अगर आप देखें उस रिवर को जिसका जिक्र किया गया है, ये है सी ऑफ गैलिली और ये है जॉर्डन रिवर जो डेड सी तक जाती है। और डेड सी के पास जो पानी या फिर जल स्रोत है उसका प्रमुख जल स्रोत के रूप में कार्य करती है, ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। पूछा है कौन से सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। चलिए अगली खबर। हाल ही में बांग्लादेश में 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है और उनको एक जगह से ले जाकर के किसी दूसरे एक आइलैंड में बसाए जाने की बात चल रही है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति मलेशिया से भूमार्ग का उपयोग करके बांग्लादेश जाना चाहता है, उसे निम्नलिखित में से किन देशों से होकर निश्चित रूप से गुजरना होगा? स्टेटमेंट को समझिए, निश्चित रूप से यानी उस देश से जाना ही पड़ेगा अगर वह भू सीमा का उपयोग करता है। और ये चूंकि सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मलेशिया से भी कई सारे जो रोहिंग्या शरणार्थी आए थे उनको भी ले जाने की बात चल रही थी, ठीक है। तो शुरू करें मलेशिया से। तो मलेशिया अगर हम मैप में देखें यहाँ पर है, ठीक, मलेशिया का हिस्सा। और अगर वो भू सीमा से जाना चाहता है, मतलब अगर वो इस तरफ पूर्व की तरफ जाएगा तो कोई भी आपको भू सीमा यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस तरफ साउथ चाइना सी है और इस तरफ का एरिया भी अंडमान सी का है। तो वो भू सीमा से जब चलेगा तो आप देखेंगे कि उसको सबसे पहले मिलेगा थाईलैंड।
क्योंकि ये हिस्सा थाईलैंड का है। और थाईलैंड के बाद वो यहाँ से चलेगा म्यांमार और फिर यहाँ से पहुंच जाएगा बांग्लादेश। तो ये न्यूनतम जो 2 देशों का जिक्र है उसमें थाईलैंड और म्यांमार निश्चित रूप से उसे मिलेंगे। अगर वो चाहे तो म्यांमार से यहाँ से भारत होते हुए भी जा सकता है, लेकिन फिर वो उसकी अपनी मर्जी है, वो अतिरिक्त देश से होकर के गुजर रहा है। अगर आप इसको कहीं और से भी लेके जाएंगे, लाओस से लेके जाएंगे, तो लाओस से वो चीन पहुंचेगा, चीन ना पहुंच करके म्यांमार पहुंचेगा। लेकिन जो न्यूनतम देशों की बात कही गई है उसमें थाईलैंड और म्यांमार निश्चित रूप से इसके अंतर्गत आएंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे ही मैप पे आप लोकेशन को जरूर देखते रहिए। जैसे कोई भी खबर आए कि यहाँ से प्रवसन हुआ है या फिर कोई आव्रजन हुआ है, कोई कहीं गया है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, आगे बीते दिनों कोसी नदी की धारा में परिवर्तन से संबंधित एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है। तो कोसी नदी की जलधारा में हमेशा से ही वो परिवर्तन होते रहे हैं, ऐसा ही एक परिवर्तन इस बार रिकॉर्ड किया गया है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलधारा कोसी नदी के निर्माण से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी या फिर नदी जलधारा कोसी नदी के निर्माण से संबंधित नहीं, या फिर वो जलधारा मिलकर के उसका निर्माण नहीं करती? ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं? अरुण कोसी या अरुण कोसी, सुन कोसी, तमुर कोसी और बगिहा कोसी। तो मैप में हम देखें, चूंकि कोसी नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है और फिर नेपाल से होते हुए ये भारत में आती है और फिर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये नेपाल का क्षेत्र है जहां पर प्रमुख रूप से बहुत सारी जलधाराएं कोसी नदी का निर्माण करने में सहायक हैं। इसमें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर है इंद्रावती जलधारा, ये यहाँ पर भोटे कोशी, तामा कोशी, लिखू कोशी, दूध कोशी। तो ये जो जलधाराएं हैं ये मिलकर के निर्माण करती हैं सुन कोसी नदी का या सुन कोसी धारा का। यहाँ पर आपको दिख रही है एक प्रमुख जलधारा जिसे अरुण नाम दिया गया है या अरुण नदी, और उसके बाद यहाँ पर है तामुर या तामुर नदी। ये मिलकर के ही कोसी नदी का निर्माण कर रही हैं। ठीक, और फिर ये आगे भारत के अंतर्गत आएगी और यहाँ जाकर के कहा बिहार के अंतर्गत गंगा नदी में मिल जाएगी। और आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो कोसी नदी गंगा में मिल रही है वो गंगा के फ्लो से अगर हम देखें तो बाईं ओर से आकर के गंगा नदी में मिल रही है, और जो जिला है वो कटिहार जिला होगा बिहार का, जहां पर ये नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक, तो इसमें जो उत्तर आपको दिख रहा होगा इसमें ये जो विकल्प है ये गलत है, ऐसी कोई भी धारा इसमें नहीं मिलती। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में अगाथा नामक हरिकेन तूफान ने मैक्सिको के दक्षिणी प्रशांत तट पर दस्तक दी है। तो हरिकेन आप इस नाम से समझ रहे होंगे कि ये प्रशांत महासागर से संबंधित जो भी चक्रवाती तूफान, जिन्हें हम चक्रवात के नाम से इस तरफ जानते हैं अपने भारत के अंतर्गत हिंद महासागरीय क्षेत्र में, तो वहां पर इसको क्या कहते हैं? हरिकेन। ठीक, तो अब सवाल बना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों के नाम दिए हैं। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, चलिए इसको पहले देख लेते हैं फिर हम आगे देखेंगे। तो ये जो हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, लगभग यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हम हिस्सा कह सकते हैं या मध्य दक्षिण पश्चिमी कह सकते हैं। तो जो रॉकी माउंटेन है उसका विस्तार यहाँ तक है। तो जो कोलोराडो वाला हिस्सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहां से ये कोलोराडो नदी निकलती है और यहाँ से आप इसको देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए आगे जाकर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। अगला, रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। इसको देखें, तो रियो ग्रांडे नदी यहां पर है और ये दक्षिण की ओर पहले बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। अगला, भूमध्य रेखा मैक्सिको को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि एक रेखा तो है जो मैक्सिको को लगभग 2 भागों में विभाजित कर रही है, लेकिन ये भूमध्य रेखा नहीं है। ये कौन सी है? कर्क रेखा।
और जिस तूफान की हम बात कर रहे थे अगाथा की, वो लगभग यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी भाग में मैक्सिको के पहुंचा था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब ध्यान दीजिए कि कहा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा वाला, यानी कि ऑप्शन सी, यानी केवल 3, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगली खबर। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से आंध्र प्रदेश सरकार की कई परियोजनाओं को रोकने के लिए कहा है कि कृष्णा नदी से संबंधित जो भी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, जो नई परियोजनाएं हैं, उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि इससे जो नदी का जल का बंटवारा था उसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो सवाल क्या बना? सवाल है, पहला स्टेटमेंट, भीमा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। दूसरा स्टेटमेंट, वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जो इंद्रावती नदी के पूर्व में गोदावरी नदी से मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट, सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो गंगा नदी के बाईं ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इससे मिलती है। तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां पहले से होंगी ही और उसके बारे में पता होना भी चाहिए। पहली बात तो इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि भीमा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, यानी ये बात आपको मालूम होनी चाहिए सहायक नदी है या नहीं। फिर आगे कहा गया है कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। दोनों ही स्टेटमेंट को, यानी इस स्टेटमेंट के अंतर्गत दो बातें हैं, उनको देखें। तो इस मैप में आपको लगभग सभी नदियों का यहाँ पर दिख रहा होगा स्थान, तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखें हम। भीमा नदी से, तो भीमा नदी यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा, और ये आगे जाकर के लगभग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है भीमा नदी। लेकिन सवाल में आगे ये भी कहा गया है स्टेटमेंट में कि ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो आप देख सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्रवाहित नहीं हो रही, बल्कि ये उत्तर में प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो इंद्रावती नदी के पूर्व में गोदावरी नदी में मिलती है। इसको देखें, तो वेनगंगा नदी है यहां पर जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और यहां पर आपको दिखेगी इंद्रावती नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सवाल में क्या कहा गया है? सहायक नदी के बाद वाला स्टेटमेंट कहता है कि इंद्रावती नदी के पूर्व में गोदावरी नदी से मिलती है। तो वेनगंगा नदी इंद्रावती नदी के पूर्व में ना मिलकर के ये पश्चिम का हिस्सा है, पश्चिम में आकर के गोदावरी नदी से मिल रही है, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। इंद्रावती नदी वेनगंगा नदी के पूर्व में मौजूद है जो इससे मिलती है गोदावरी नदी से। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अगला, सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो गंगा नदी के बाईं ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इससे मिलती है। इसको भी देख लें। सोन नदी का मैप यहाँ पर आपको जूम करके दिखेगा। तो सोन नदी का हिस्सा यहाँ पर है और ये जाकर के गंगा नदी में मिल रही है, लेकिन ये बाईं ओर से नहीं मिल रही है। गंगा का प्रवाह इस ओर है, तो ये जाकर के मिल रही है गंगा के प्रवाह से दाईं ओर से, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही। इस बात को भी ध्यान रखिए, बिहार के अंतर्गत जाकर के इससे गंगा नदी से मिलती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सही है, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने से संबंधित एक पुस्तक क्या है? माउंटेन्स ऑफ अवर डेस्टिनी, द हिमालयाज एन एक्सपीडिशन टू द इंडियन रेंज का विमोचन किया गया है। तो द हिंदू से संबंधित जो यह पुस्तक है, द हिंदू के संगठन ने इसको आगे प्रकाशित करवाया है। तो इस पुस्तक में ये बात कही गई है कि जैसे नेपाल ने हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उसको बहुत ज्यादा टूरिज्म के सेक्टर वाइज अगर देखें तो बढ़ावा दिया है। तो ऐसे क्या जरूरी तो नहीं है कि पूरा हिमालय नेपाल के ही पास है, भारत के पास भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। तो भारत को भी इस तरह से अपने अंतर्गत जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी लिहाज से एक सवाल है, सवाल में क्या है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या हुआ? नॉर्थ साउथ। अगर हम ईस्ट वेस्ट के लिहाज से देखें तो क्रम इस तरह से होना चाहिए, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। कौन कौन सी श्रेणियां हैं?
सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो हम इसको देखें कि इसका दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है। पहले है यहाँ पर सतपुड़ा रेंज, ठीक है, उसके बाद है विंध्य रेंज यहाँ पर, ठीक। उसके अगर हम और ऊपर चलेंगे तो मिलेगी हमें शिवालिक रेंज, उसके और ऊपर जास्कर रेंज, उसके और ऊपर लद्दाख, और सबसे उत्तर में मिलेगी काराकोरम, ठीक है। तो इसका अगर हम क्रम यहाँ पर बनाएंगे तो सबसे पहले है सतपुड़ा रेंज, ठीक, पहला, किस लिहाज से, दक्षिण से उत्तर की ओर सतपुड़ा, फिर विंध्य, उसके बाद है शिवालिक, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख और अंत में है काराकोरम। तो ये हमें किस में दिख रहा है ये वाला विकल्प, ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इन जो प्रमुख रेंज है इनको जरूर देखिए मैप में। अगर कुछ और की भी हम बात करें तो अरावली रेंज हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार, ठीक, और इसके अलावा ये हिस्सा पूर्वी घाट का है और यहाँ पर पश्चिमी घाट का हिस्सा मौजूद है, ठीक है। तो उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए अगली खबर। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नील वायरस के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अलर्ट जारी किया है। तो इस वायरस का प्रकोप काफी लंबे समय से भी, मतलब पहले भी कई बार देखा गया है और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। सवाल क्या बना, सवाल दरअसल नील नदी से संबंधित है, क्योंकि वेस्ट नील वायरस के नाम से चर्चा हुई है। तो सवाल है, नील नदी से संबंधित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी झील है? ताना झील, नासिर झील, विक्टोरिया झील और अल्बर्ट झील। तो इसमें सही कूट हम बताएंगे, पहले मैप में देखें। तो ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत नील नदी का क्षेत्र है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मैप में। और अगर हम झील की बात करें तो यहाँ पर है लेक विक्टोरिया सबसे पहले, फिर है लेक अल्बर्ट, यहाँ पर है लेक ताना जिससे ब्लू नील निकलती है, यहाँ पे आप देखेंगे, और उत्तर में जाएंगे तो आएगा लेक नासिर। लेकिन दक्षिण से उत्तर नहीं पूछा है, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है। तो सबसे पहले आएगी लेक नासिर, फिर लेक ताना, फिर लेक अल्बर्ट, फिर लेक विक्टोरिया, ठीक। इसको अगर हम यहाँ देखें इसका क्रम, सबसे पहले है नासिर, फिर ताना, फिर अल्बर्ट, फिर विक्टोरिया। 2 1 4 3 का क्रम आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ये सही जवाब है। इसके अलावा कुछ और बातें अगर हम इसी मैप के अंतर्गत देखें तो कुछ प्रमुख शहरों को अगर हमें चिन्हित करना हो कि कौन कौन से प्रमुख शहर, चाहे वो राजधानी शहर हो या कुछ अन्य शहर हो, इस नदी के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आपको दिखेगा यहाँ पर कायरो या काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी भी है, ये भी नील नदी के अंतर्गत मौजूद है इसके प्रवास क्षेत्र में। फिर एक शहर का नाम है लग्जर और यहाँ पर है आसवान, ये दोनों भी मौजूद हैं, ठीक। उसके बाद एक राजधानी शहर आएगा सूडान का खार्तूम, जो कि यहाँ पर मौजूद है, खासकर उस क्षेत्र में जहाँ ब्लू नील इस व्हाइट नील से मिलती है। उसके और अगर हम दक्षिण में चले तो फिर आएगा साउथ सूडान और यहाँ पर है जूबा शहर उसकी राजधानी। उसके बाद यहाँ पर है लेक विक्टोरिया जहाँ से व्हाइट नील का उद्गम होता है, और यहाँ पर है जिंजा शहर युगांडा के अंतर्गत, और युगांडा की राजधानी जो कंपाला है वो इसके थोड़ा सा पश्चिम में है, ठीक है। तो ये इस मैप की कुछ जानकारी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए अगली खबर। बीते दिनों सेव सॉइल नामक एक मृदा संरक्षण से जुड़ा जागरूकता अभियान चर्चा में है। तो काफी समय से एक संस्था है ईशा फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत सदगुरु जग्गी वासुदेव नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि इस दिशा में बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ही एक आंदोलन शुरू किया है सेव सॉइल, उसके अंतर्गत मृदा संरक्षण के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो इसी से संबंधित उन्होंने एक यात्रा की है, जिसको यहाँ पर मैप के अंतर्गत हमने एक सवाल बनाया है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति बिर्मिंघम से इंग्लिश चैनल पार करके तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक भूमार्ग से यात्रा करता है, ठीक है। अब यदि भारत और ब्रिटेन को छोड़ दें तो इस यात्रा के दौरान उसे रास्ते में न्यूनतम कितने देशों से होकर गुजरना पड़ेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर सवाल का पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया एक व्यक्ति बिर्मिंघम से, तो अगर शुरुआत में हमें लग सकता है बिर्मिंघम कहाँ है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है भारत और ब्रिटेन को छोड़ दें, तो बिर्मिंघम दरअसल ब्रिटेन का ही एक शहर है।
और इससे इंग्लिश चैनल को पार करके तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक, यानी कि बेसिकली भारत तक की बात कर रहा है, यात्रा करनी है। और इसमें भारत और ब्रिटेन को हटा करके देखना है कि न्यूनतम कितने देशों से होकर के गुजरना होगा। और ऑप्शन में दिए हुए हैं 4 देश, 8 देश, 9 देश या 12 देश। चलिए देखें मैप में, तो ये इंडिया का लोकेशन है और यहाँ पर है बर्मिंघम यानी यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ये है, ये शहर यहाँ पर मार्क किया हुआ है। और कोयम्बटूर को अगर हम देखें, कोयम्बटूर यहाँ पर है। अब यहाँ से भूमार्ग से यात्रा करनी है, याद रखिएगा कि हम जल मार्ग को यहाँ पर नहीं ले सकते। और बात ये भी है कि यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये वाला एरिया जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। इसको पार करने के बाद यात्रा शुरू करनी है सवाल के मुताबिक, तो फ्रांस से यात्रा शुरू हो सकती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि आपको और स्पष्ट दिखे। तो हम शुरू करेंगे भारत से, यानी कि कोयम्बटूर से। तो न्यूनतम देश देखते हुए अगर हम चलें तो पहले मान लीजिए पाकिस्तान में एंट्री होती है किसी व्यक्ति की, तो यहां से देखें तो पहला देश हो गया, तो पहला देश हो गया पाकिस्तान। फिर आगे बढ़ेगा व्यक्ति ईरान। फिर यहाँ पर 2 रास्ते होंगे, पहला तुर्की से जा सकते हैं या फिर अजरबैजान से जा सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे न्यूनतम हमें रास्ता देखना है तो हम दोनों को एक बार देखेंगे। आगे बढ़ेंगे अजरबैजान तीसरा देश, फिर यहाँ पर रूस चौथा देश, फिर 5वां होगा यूक्रेन, फिर 6ठा पोलैंड, 7वां जर्मनी और 8वां फ्रांस। और फिर आगे होगा इंग्लिश चैनल, इसको पार करके बर्मिंघम पहुंचा जा सकता है यूनाइटेड किंगडम में। तो इसको छोड़ देना है और इंडिया को छोड़ देना है। तो न्यूनतम हमें 8 देश इस रास्ते से दिख रहे हैं, अजरबैजान वाले। अगर हम एक और रूट को अपना करके देखें तो ये तुर्की वाला रूट होगा, जहां पर तीसरा देश तुर्की होगा। उसके बाद फिर रास्ते थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। चौथा ये लिया जा सकता है, 5वां रोमानिया, 6ठा अगर यहाँ पे भी जाएं तो फिर 6, 7, 8 और 9 देश हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से जाएं 4 के बाद 5, 6, यहाँ पर 7, फिर 8, 9, 10 यहाँ से जाएंगे, फिर भी लगभग 9 देश मिलेंगे ही मिलेंगे। नीचे से इसलिए नहीं जा सकते, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ से या फिर इराक की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे देश आ जाएंगे। अगर हम देखें तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हम जलमार्ग को भी नहीं लेंगे, तो न्यूनतम देश अगर आप निकालें तो यहाँ पर 8 देश निकलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन चूंकि मैप का रिवीजन हम इस तरह से जरूर करेंगे, कई सारे देशों की लोकेशन को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें जो न्यूनतम पैसेज है, जो न्यूनतम रास्ता है, वो कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को लिया गया है। तो न्यूनतम 8 देश इसके अंतर्गत इसका सही जवाब है, क्योंकि 4 देश तो होगा ही नहीं। अगर इस सवाल के हिसाब से भी देखें तो 4 देश संभव नहीं है, न्यूनतम 8 देश इसके अंतर्गत उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगली खबर। बीते दिनों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यानी मुरलेन नेशनल पार्क में एक गैर विषैले सर्प की नई प्रजाति की पहचान की गई है। सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लद्दाख में अवस्थित है। दूसरा, मुरलेन और फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में अवस्थित है। और अगला, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जिसे हिमालयन काले भालू के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहले हम शुरू करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क से। कहा गया है कि लद्दाख में है। ये पूरा मैप है जहां पर कई सारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क दिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम नजदीक से देखें तो ऐसा लग सकता है कि चूंकि ग्रेट हिमालयन है तो लद्दाख वाले क्षेत्र में हो, वैसे ऐसा नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, लद्दाख में नहीं आता। और लद्दाख में जो एक नेशनल पार्क मौजूद है वो है हेमिस नेशनल पार्क। याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला देखें, क्योंकि मुरलेन नेशनल पार्क चर्चा में था तो मुरलेन और फावंगपुई नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है, ऐसा स्टेटमेंट कहता है। इसको देखें तो ये है यहाँ पर मुरलेन नेशनल पार्क और ये है फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, है इसको फावंगपुई भी कह देते हैं। तो ये दोनों ही जो नेशनल पार्क हैं वो नागालैंड में नहीं है, वो है मिजोरम में। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और नागालैंड में कौन सा है, अगर हम इसको भी देखना चाहें
नागालैंड में है, यहाँ पर मौजूद है। एनतांकी नेशनल पार्क यहाँ मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला कहा गया है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में अवस्थित है। इसको देखें तो गोविंद नेशनल पार्क है यहाँ और गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ। ये गंगोत्री नेशनल पार्क के पश्चिम में है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कहता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जिसे हिमालयन काले भालू के लिए जाना जाता है। तो सिंगालीला है यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले हिस्से में, और ये बात सही है कि इसको हिमालयन काले भालू के लिए जाना जाता है। यहाँ जो हिमिस नेशनल पार्क की हमने चर्चा की थी, हिमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सिंगालीला के अलावा यहाँ पर और भी हैं, न्योरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर है गोरुमारा नेशनल पार्क, यहाँ पर है जल्दापारा नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, सभी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इनकी लोकेशंस को देखते रहिए, जो चर्चा में उसके हिसाब से हमने जिक्र कर लिया, आप बाकियों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है। पूछा कौन कौन से सही है, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये केवल 3 और 4 सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने दक्षिण पश्चिमी चीनी प्रांत सिचुआन में 6.1 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी है। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पूर्वी चीन सागर दक्षिण कोरिया को चीन से अलग करता है। दूसरा, तिएनशान पर्वतमाला तकलामकान मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित है। और तीसरा, हुआंगहे नदी तिब्बत के पठार से बहती हुई दक्षिण चीन सागर पर अपना मुहाना बनाती है। आपको इसमें से क्या बताना है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहले से शुरू करें, पूर्वी चीन सागर दक्षिण कोरिया को चीन से अलग करता है या नहीं। यहाँ पर है ये चीन का मेनलैंड है, यहाँ पर है दक्षिण कोरिया। तो ये अलग कौन सा कर रहा है यहाँ पर आपको, पूर्वी चीन सागर तो यहाँ है काफी दक्षिण में, यहाँ पर है येलो सी यानी पीला सागर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा, तिएनशान पर्वतमाला तकलामकान मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित है। तिएनशान कहाँ है, तिएनशान है ये वाला एरिया, और तकलामकान जो मरुस्थल की बात है वो यहाँ आएगा। और यहाँ पर क्या है, कुल्लून पर्वत। तो तकलामकान मरुस्थल के उत्तर में है तिएनशान जो पर्वत श्रृंखला है, ना कि दक्षिण में। दक्षिण में है कुल्लून पर्वत। देखिए, तिएनशान पर्वतमाला तकलामकान मरुस्थल के दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, हुआंगहे नदी तिब्बत के पठार से बहती हुई दक्षिण चीन सागर पर अपना मुहाना बनाती है। इसको देखें तो हुआंगहे नदी को ही येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिए। अगर हुआंगहे लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैप में दिख ही नहीं रही है। ये तिब्बत के पठार से आगे बढ़ती हुई इस तरह से आगे जाकर के बोहाई सी में गिरती है, ना कि साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी नीचे दक्षिण में है। ठीक, ये कुछ प्रमुख लोकेशन है चीन के अंतर्गत भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें आप और भी चीजों को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है अल्टून शान, यहाँ पर क्या है तिब्बत का पठार। तो जो भी प्रमुख क्षेत्र है उनको जरूर देखिए। तो इस सवाल का सही जवाब भी हमें आपको बताना है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। कौन से सही है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये थे आज के कुछ प्रमुख सवाल। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लें जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। खबर क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लार्ज अंडर वाटर में एक घास का मैदान खोजा है। सवाल क्या है, सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बास जलसंधि ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स को तस्मानिया से अलग करती है। और दूसरा स्टेटमेंट, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिए। मैप सेक्शन को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बहुत संभावना होती है कि मैप बेस्ड सवाल वहां पर पूछ लिए जाएं एग्जाम के अंतर्गत, और एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आपको आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिएगा। धन्यवाद।